हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। तो ये 16वां वीडियो है और इसके पहले 15 वीडियो आ चुके हैं और जल्द ही ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको घड़सीसर के बारे में, बावड़ी के बारे में, अलबरूनी के बारे में और तरुण भारत संघ के बारे में पढ़ाया था। यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा। ये चारों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़सीसर से तो प्रश्न अभी जो जनवरी में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और बावड़ी से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वो पिछले वीडियो में जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसने भी वीडियो देखा है उसको पता होगा। आज की वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और इनसे आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे। पाठ 7 है पानी के प्रयोग, यानी पानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हीं के बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मृत सागर है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। आप समझ सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है, तो कितना नमकीन है इसका पानी। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, क्योंकि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है साधारण पानी की अपेक्षा। तो मृत सागर जो है इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम पानी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो पानी है उसका घनत्व कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें आराम से तैर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में भी। इस तरीके से आप इसमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, क्योंकि घनत्व इतना ज़्यादा ही है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर यदि आपने देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि नींबू जो है वह साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है साधारण जल से अधिक होता है। इसी तरह अंडा नमकीन पानी में तैरता है और साधारण पानी में डूब जाता है। तो नींबू की जगह यदि अंडा लिख दिया जाए तब भी यही कारण है, और प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए नींबू उसमें तैरता है और साधारण पानी में डूब जाता है। ये प्रयोग आप घर पे भी करके देख सकते हैं। 1 गिलास में पानी लीजिएगा और उसमें नींबू डाल दीजिएगा, तो उसमें क्या होगा, नींबू डूब जाएगा। और फिर उसी पानी में आप 1 चम्मच नमक मिला दीजिएगा, फिर आप नींबू डालिएगा, तो उसमें नींबू क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। और अंडे के साथ भी ये प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये नींबू है, ये नमकीन पानी में तैर रहे हैं। ये चित्र मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है। इसका चित्र मुझे नहीं मिला है तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे की कील जो होती है वह पानी में डूब जाती है लेकिन कटोरी तैरती है, इसका क्या कारण है, ये भी पूछा गया है। तो इसका कारण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि कटोरी पानी में तैरती है। इसका कारण है कि लोहे की कील द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से कम होता है, इसीलिए कील डूब जाती है, जबकि कटोरी द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके वजन के बराबर होता है, इसीलिए कटोरी तैरती है। तो ये कारण आपको याद रखना है कि लोहे की कील जो होती है उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से कम होता है,
इसीलिए वह डूब जाती है और कटोरी द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके वजन के बराबर होता है, इसीलिए कटोरी तैरती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में बताया गया था डांडी यात्रा के बारे में। आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा। तो आपको क्या याद रखना है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सन 1930 में गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि जो डांडी यात्रा है वह कहाँ से शुरू की गई थी? अहमदाबाद से। कहाँ तक? डांडी के समुद्र तट तक। तो ये आपको याद रखना है, पूछा भी गया है। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। क्योंकि अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी और नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। यानी जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया कि नमक पर भारी टैक्स लगा दिया और जो आम लोग थे वो नमक नहीं बना सकते थे, उस पर रोक लगा दी थी। तो इसीलिए ये डांडी यात्रा की गई। कब की गई? सन 1930 में गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेसन जो था लेसन 7, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। छोटा लेसन था तो इसके साथ ही मैंने लेसन 8 को भी ले लिया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपके लिए प्रैक्टिस की वीडियो लेकर आऊँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो पर लाइक आते हैं तो अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। और वीडियो पर व्यू नहीं आते, कोई लाइक नहीं करता, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए पाठ 8 के बारे में पढ़ लेते हैं, मच्छरों की दावत। अब लेसन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आपको मच्छरों के बारे में पढ़ना है और मलेरिया के बारे में पढ़ना है, मलेरिया की दवाई के बारे में, रोनाल्ड रोस के बारे में, मच्छरों के बच्चे और एनीमिया के बारे में। इतना मैं आपको इस लेसन में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोगों को मलेरिया के बारे में पता होगा, मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। खून की जांच द्वारा मलेरिया का पता लगाया जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अब मच्छर आपने सभी ने देखे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मच्छर का चित्र नहीं लगाया। आपको बस इतना याद रखना है कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। खून की जांच कराई जाती है। जब भी डॉक्टर को शक होता है कि मरीज को मलेरिया है या मलेरिया जैसे लक्षण दिखते हैं, तो उसकी पुष्टि के लिए खून की जांच की जाती है। और मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इतना मलेरिया के बारे में याद रखिए। मलेरिया की दवाई के बारे में आपको क्या याद रखना है? अब मलेरिया की दवाई के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता है कि मलेरिया से बचाव के लिए हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। पानी को कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। तो इसीलिए जो पानी है उसे जमा ना रहना दें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो ये सब उपाय आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया की जो दवाई होती है वो कैसे बनाई जाती है, ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये सिनकोना पेड़ होता है, इस तरीके के इसमें फूल लगते हैं और इसकी जो छाल होती है तो उससे बनाई जाती है मलेरिया की दवाई। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। तो प्राचीन काल में भी लोग होशियार थे, उन्हें इस बारे में जानकारी थी कि इस पेड़ की छाल को उबाल कर यदि पिया जाए तो उससे मलेरिया ठीक हो जाता है। लेकिन अब आधुनिक युग है तो इसकी छाल से दवाई बना ली गई है और मलेरिया में वो प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब रोनाल्ड रोस के बारे में आपको जानना आवश्यक है।
तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इतना आपको याद रखना है। इनकी कहानी दी गई है रोनाल्ड रॉस की कि इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया है, वो आपको NCERT की बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी लेसन में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लास 5th की बुक में आप लेसन 8 में इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मलेरिया का पता लगाया था, कि यानी मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं, और मच्छर के पेट में इन्होंने ताक झांक की थी। तो आपको याद रखना है रोनाल्ड रॉस। और रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मच्छरों के बच्चे के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मच्छरों के जो बच्चे होते हैं ये दिखने में मच्छरों जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मच्छरों के छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। तो साफ पानी होगा तो मच्छर उसमें अंडे देंगे, तो पानी को इकट्ठा ना रहने दें। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा मनुष्यों को नुकसान है, क्योंकि डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ये सभी मच्छरों से ही फैलते हैं, और साफ़ पानी जहाँ भी होता है वहाँ मच्छर अपने अंडे देते हैं। तो आपको साफ़ पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना है। अब इसी लेसन में एनीमिया के बारे में बताया गया था। एनीमिया क्या है? तो ये खून की कमी होती है। ये जो बीमारी है बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है और बड़ों में कभी कभी हो जाती है। तो लिखा है, जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी को एनीमिया है तो उसे कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, उस समूह का चयन कीजिए। तो आपको बताना होगा कि किस समूह में ऐसी सब्जियां या ऐसी चीज़ें दी गई हैं, खाद्य पदार्थ जिनमें आयरन पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, गुड़ है, आंवला है, पालक है, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मूली है, इनमें सब में क्या होता है? आयरन होता है पर्याप्त मात्रा में। तो इनको खाने से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि एनीमिया इसी कारण से होता ही है। जब खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर मैंने कुछ चित्र लगाए हैं, ये गुड़ है, ये पालक है, ये आंवला है। तो इनमें पर्याप्त मात्रा में होता है आयरन। ये आंवला जो होता है इसमें आयरन की इतनी मात्रा होती है कि यदि आप इसे चाकू से, लोहे के चाकू से काट दें तो चाकू जो है काला पड़ जाता है और आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। इतना आयरन इसमें होता है। और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आयरन भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो याद रखिएगा, पालक में भी आयरन होता है, गुड़ में भी आयरन होता है। तो ये सभी आयरन से, यानी इनमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 लेसन पढ़ाए। एक था जल के प्रयोग और एक मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया, यानी कि लेसन का नाम था मच्छरों की दावत। तो मच्छर की दावत तो हम ही लोग बनते हैं, यानी उनका जो भोजन है हम ही लोग बनते हैं। तो मच्छरों की दावत तो तभी होती है जब हम सावधानी नहीं बरतते हैं, तो हमें सावधान रहना है। तो ये सब मैंने आपको बताया, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैंने आपको कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं। क्लास 4th तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्लास 5th अभी चल रहा है, जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 4th में भी कई ऐसे टॉपिक हैं, चींटी है, हाथी है, मधुमक्खी है, और भी कई टॉपिक उसमें मैंने आपको पढ़ाए हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो वो वीडियो यदि आपने देखी है और आप यदि लगातार वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न बन ही नहीं सकता। इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। और इतना यदि आप पढ़ रहे हैं, ईवीएस में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। अभी भी समय है, आप क्लास 1 से यदि स्टार्ट करते हैं और अभी तक आप सभी वीडियो 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती। आप लोगों को भी परेशानी होती है, ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है, आप लोग बोर हो जाते हैं। जो भी टॉपिक मैं उसमें पढ़ा रही होती हूँ आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस की वीडियो भी आप देख सकते हैं। NCERT क्लास 6 to 8 कंप्लीट होने वाला है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 मैंने क्लास 6 और 7 कंप्लीट करवा दिया है। 8th की बुक अभी चल रही है। यदि आप पेपर 2 के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।